हेलो स्टूडेंट, हम रक्त परिसंचरण तंत्र के उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहें और आगे हम उस पार्ट के प्रथम पार्ट अर्थात रक्त परिसंचरण ऊतक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, रक्त या ब्लड क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी आज इन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे कि ब्लड जो है वो परिसंचरण ऊतक होता है, जिसमें हम शाब्दिक अर्थ की बात कर चुके थे, परिसंचरण और ऊतक। तो देखिए, एक एक के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ऊतक कहते हैं कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करता हो, उसे कहते हैं ऊतक। अर्थात रक्त के अंदर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वो किसी न किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करती हैं। परिसंचरण में संचरण जो शब्द है, इसका अर्थ लिया था हमने स्वतंत्र विचरण, फ्री मूवमेंट या रैंडम मूवमेंट। लेकिन परि जो शब्द जुड़ा है ये बताता है कि इसका जो संचरण होगा वो कुछ निश्चित मार्गों से सीमाओं सहित होगा, यानी कि उसकी कुछ सीमाएं निश्चित होंगी। और परि शब्द में ही एक अर्थ और जुड़ा हुआ है कि ये किसी न किसी पदार्थों का परिवहन करेगा। अब परिवहन जो शब्द है इसे हमें समझना पड़ेगा। रक्त के द्वारा कौन सा परिवहन होता है? कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका सेल को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक चाहिए उसे भोजन, और वो भी भोजन का पचित स्वरूप, और दूसरा चाहिए कोशिका को ऑक्सीजन। तो आहार नाल से भोजन को और फेफड़ों से ऑक्सीजन को, दोनों को कैरी करने का कार्य करता है मनुष्य के अंदर ब्लड। ब्लड जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस को और आहार नाल से भोजन को ग्रहण करता है और ले जाकर देता है शरीर की प्रत्येक कोशिका को, और कोशिका के अंदर होता है ऑक्सीकरण। इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से निकलती है ऊर्जा, और साथ में प्राप्त होती है CO2 गैस, और प्रोटीन जैसे जो नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ हैं उनसे निकलती है अमोनिया। और यही जो रक्त है ये इस CO2 को लेके जाता है फेफड़ों में। वापस कहाँ लेके आ गया? फेफड़ों में। और NH3 अमोनिया जो है, इस अमोनिया को लेके आता है यकृत में, और यकृत से इसे बनाया जाता है यूरिया आर्निथिन चक्र के माध्यम से, और इस यूरिया को त्याग दिया जाता है उत्सर्जन तंत्र द्वारा मूत्र के रूप में। और CO2 जो गैस यहाँ वापस पहुंची है, इस CO2 गैस को फेफड़े वापस वायुमंडल में त्याग देते हैं उच्छ्वसन की क्रिया के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर प्रत्येक जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है? ब्लड के द्वारा। अर्थात ये जो रुधिर है ये पूरे शरीर के अंदर भोजन व अन्य आवश्यक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन का भी परिवहन करता रहता है। तो ये है इसका परिसंचरण ऊतक होने का कार्य। दूसरा जो विशेषता है वो है, देखिए, तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक की बात मैंने ऊपर आपको बता दी। विविध प्रकार की कोशिकाएं जब एक साथ मिलकर किसी एक कार्य को संपूर्ण करती है तो उस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू क्यों है उसको हम इसी डायग्राम से दोबारा समझ सकते हैं। आहार नाल, फेफड़े, प्रत्येक कोशिका, उत्सर्जी अंग यकृत और पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र, इसके अलावा श्वसन तंत्र। कितने तंत्रों को जोड़ दिया है इसने? देखिए, आहार नाल और भोजन, इसका मतलब पाचन तंत्र, ऑक्सीजन और फेफड़े अर्थात श्वसन तंत्र, और यकृत, यूरिया और मूत्र उत्सर्जन तंत्र, और कोशिका अर्थात शरीर का प्रत्येक कोशिका का बना हुआ कोशिकीय जो सिस्टम है, कोशिकीय तंत्र है, वो सारे एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं?
ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। और प्रकृति की बात करें तो कैसा है, तरल। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए प्रकृति। तो रक्त जो है इसकी प्रकृति होती है हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। और पीएच की बात करें तो रक्त की पीएच होती है 7.4। नेक्स्ट है देखिए रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में और नवजात शिशु के अंदर होता है, प्लीहा के अंदर। प्लीहा या इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर निर्माण होता है रक्त का। अर्थात बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो गर्भस्थ अवस्था में उसे कहते हैं भ्रूण। भ्रूणीय अवस्था में और जब जन्म लेता है जस्ट उस समय उसमें रक्त का निर्माण होता है प्लीहा के अंदर। लेकिन वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब लाल अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, तो लाल अस्थि मज्जा मनुष्य के शरीर की जो बड़ी और भारी अस्थियां हैं, जो बीच में से पोली या खोखली होती हैं, उन अस्थियों के मध्य एक चिकना और बहुत ही सॉफ्ट पदार्थ भरा होता है, उसे कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। उस लाल अस्थि मज्जा से रक्त का निर्माण होता है, रेड बोन मैरो। देखिए भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा के अंदर रक्त का निर्माण होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण नहीं होता है। प्लीहा जो है यहाँ पर वयस्क अवस्था में रक्त के विघटन से जो पदार्थ बनते हैं उनको संचय किया जाता है, और इसी कारण से वयस्क अवस्था में प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। ये याद रखें कि प्लीहा को कहा जाता है मनुष्य में ब्लड बैंक वयस्क अवस्था में। विघटन, देखिए विघटन का जो कार्य है, जो रक्त की कोशिकाएं और रक्त के कंपोनेंट घटक पुराने हो जाते हैं, कार्य क्षमता घट जाती है, अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर लेती हैं, उन कोशिकाओं का विघटन मनुष्य के अंदर होता है यकृत अर्थात लीवर के अंदर। अब लीवर के भी किस भाग में होता है, तो लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं को कहा जाता है कुफर कोशिकाएं। इन कुफर कोशिकाओं के द्वारा पुरानी व जीर्ण शीर्ण रक्त कणिकाओं, रक्त कोशिकाओं का विघटन किया जाता है, और विघटन करके इनमें से जो ग्लोबिन प्रोटीनीय भाग या अन्य जो भी प्रोटीनीय भाग ब्लड का होगा उसे तो वर्णकों में बदल दिया जाता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ मल के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और आवश्यक पदार्थ जैसे कि लोह तत्व या हीम भाग जो है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। और इसी कारण से यकृत को कहा जाता है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का या रक्त का कब्रिस्तान। रक्त का या लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है मनुष्य के यकृत को, और विघटन का कार्य करती है कुफर कोशिकाएं। तो दो विशेष चीजें आ गई हैं। देखिए वयस्क अवस्था में मनुष्य का ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, और रक्त का या लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं यकृत को। मनुष्य के रक्त के संगठन की बात करते हैं, तो मनुष्य के रक्त संगठन में दो भाग होते हैं। पहला भाग है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, और दूसरा है ठोस भाग कणिकाएं या कोशिकाएं। मनुष्य के अंदर यदि नर व मादा की बात की जाए तो रक्त की मात्रा नर में होती है लगभग 5.5 लीटर और मादा में होती है 5 लीटर। इसके अलावा संगठन में देखें तो रक्त संगठन के दो भाग हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। रक्त की कोशिकाओं को एक विशेष नाम दिया जाता है कणिकाएं, और उसका एक विशेष कारण है कि रक्त के अंदर पाई जाने वाली 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, तीनों में ही विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जबकि कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है और वो नई कोशिकाएं बना सकती हैं। इसी कारण से रक्त की कोशिकाओं को एक विशेष नाम दिया जाता है कणिकाएं। अब पहला भाग है देखिए रक्त का प्लाज्मा, अर्थात ये रक्त का तरल भाग है, अर्थात रक्त का लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, और इसकी मात्रा
संपूर्ण रक्त में लगभग 55% होती है, यानी रक्त के 100% में से 55% मात्रा होती है प्लाज्मा की। तो शेष की बात करें तो यहाँ पर ये जो भाग है इसकी मात्रा होती है 45%, अर्थात कोशिकीय या ठोस भाग जो है उसकी मात्रा पाई जाती है 45%, 45% होती है कोशिकाएं। और ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92%, 90 से 92% भाग तो होता है जल, और शेष जो भाग है जो अधिकतम 10% और न्यूनतम 8% होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन, अर्थात कार्बनिक भाग। और दूसरा है अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग, और अकार्बनिक भाग में पाए जाते हैं कई प्रकार के अलग अलग खनिज, लवण या आयन। तो देखिए, प्लाज्मा को दो भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% होता है जल या H2O, 10 से 8% होता है ठोस भाग, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे। पहला भाग है कार्बनिक भाग, जिसमें पाई जाती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ वसाएं, और दूसरा भाग है अकार्बनिक भाग, जिसमें पाए जाते हैं खनिज, लवण और कुछ आयन। यहाँ पर देखिए, मैंने कार्बनिक भाग में प्रोटीन लिखा है क्योंकि सबसे बड़ा जो भाग है इस कार्बनिक भाग में वो प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के अंदर भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर दो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन और दूसरी होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और अकार्बनिक भाग की बात करें तो अकार्बनिक भाग के अंदर Ca, Cl-, Na+, इस प्रकार बहुत सारे लवण इसमें पाए जाएंगे। दूसरा जो भाग है कणिकाएं या कोशिकीय भाग। कणिकाएं या कोशिकीय भाग को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहला भाग होता है RBC, लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा भाग होता है WBC और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। अब लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं इन्हें RBC, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और दूसरा जो भाग है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। रक्त की इन कोशिकाओं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और वहां पर हम बात करेंगे लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स के प्रत्येक प्रकार की, जैसे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनका आकार कैसा होगा, कार्य क्या करती हैं, WBC कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक प्रकार में सर्वाधिक प्रकार कौन सा होता है, किस प्रकार के वर्णक से उसे अभिरंजित किया जा सकता है, क्या कार्य होता है, भक्षकाणु किन्हें कहते हैं, लसीकाणु किसे कहते हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं, इन सभी की हम बात करेंगे। एड्स के और कोरोना वायरस का इन WBC कोशिकाओं पर क्या प्रभाव होता है, और प्लेटलेट ये रक्त का थक्का जमाने के काम आती हैं, तो थक्का जमाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, इन सभी बातों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में।